नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आईपी स्टडी वीडियो लेक्चर्स में। आज हम एक नए अध्याय को पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द तथा वाक्य संबंधी अशुद्धि शोधन। यानी इस पाठ में हम यह समझेंगे कि शब्दों में किस प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं और उन्हें किस तरह से शुद्ध रूप से लिखा जा सकता है। सामान्यतः हम वाक्यों में भी उन अशुद्धियों को जानेंगे जिसकी वजह से वाक्य गलत हो सकते हैं, अशुद्ध हो सकते हैं। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे शब्द संबंधी अशुद्धियों के बारे में। हिंदी भाषा में हम जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं। हिंदी भाषा की खासियत है कि आप जिस प्रकार उस शब्द को बोलेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, उसी प्रकार आप उसे लिखेंगे। इसलिए उच्चारण का बहुत महत्व है। तो जब भी आप कोई शब्द बोले तो ध्यान रखिए कि उसका उच्चारण शुद्ध हो। लेखन कार्य में अधिकांश अशुद्धियां हमारे अशुद्ध उच्चारण के कारण होती हैं। तो आप जिस तरह से बोलेंगे आप उसी तरह से लिखेंगे। यदि आप कोई शब्द अशुद्ध बोलते हैं तो आप उसे अशुद्ध ही लिखते हैं। इसलिए यहाँ शब्दों के अशुद्ध उच्चारण के कारण होने वाली अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके अलग अलग अशुद्धियों को समझते हैं। पहला, अ और आ संबंधी अशुद्धियां। देखिए, अशुद्ध शब्द है सामाजिक। क्योंकि हमने सामाजिक बोला तो हमने उसे लिखा भी सामाजिक, परंतु सही और शुद्ध शब्द है सामाजिक। यानी यहाँ आ की मात्रा की अशुद्धि है। उसी प्रकार साप्ताहिक, सही शब्द होता है साप्ताहिक। यहाँ भी आ की मात्रा नहीं लगने से शब्द जो है वो अशुद्ध हो गया। नाराज, नाराज कोई शब्द नहीं होता है, सही शब्द है नाराज। यहाँ भी अ की वजह से शब्द जो है वो अशुद्ध हो गया। अब हम जानते हैं ई और ई संबंधी अशुद्धियों के बारे में। अशुद्ध शब्द है तिथि, जबकि सही शब्द होता है तिथि। तो यहाँ थ पे दीर्घ ई का प्रयोग किया गया है जो कि अशुद्ध प्रयोग है। सही प्रयोग होना चाहिए ह्रस्व ई, तभी वह शब्द शुद्ध कहलाएगा। अगला शब्द आशीर्वाद, सही शब्द होता है आशीर्वाद। यानी श पे बड़ी ई दीर्घ ई की मात्रा होनी चाहिए। अगला शब्द पुष्टि, सही शब्द होना चाहिए पुष्टि। यानी छोटी ई की मात्रा यहाँ लगेगी, बड़ी ई की मात्रा से वह शब्द अशुद्ध हो गया। तो देखिए, हम जिस प्रकार बोल रहे हैं उसी प्रकार हम लिखेंगे तो ही हमारी भाषा शुद्ध हो सकेगी। अगली अशुद्धि है उ और ऊ संबंधी अशुद्धियां। अब देखिए, अशुद्ध शब्द है पालतू, लेकिन सही और शुद्ध शब्द होता है पालतू। यहाँ छोटे ऊ की मात्रा लगने से शब्द अशुद्ध हो गया। उसी प्रकार शून्य, यह अशुद्ध शब्द है, शुद्ध होता है शून्य। तो यहाँ बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ का प्रयोग होना चाहिए। जादू, जादू एक अशुद्ध शब्द है, सही और शुद्ध शब्द होता है जादू। तो यहाँ भी बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ का प्रयोग होना चाहिए। अगली अशुद्धि जानते हैं ए और ए संबंधी अशुद्धियां। देखिए, अशुद्ध शब्द लिखा है ऐतिहासिक, जबकि ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, सही शब्द होता है ऐतिहासिक। तो यहाँ ई के स्थान पर ए का प्रयोग होना चाहिए। अगला शब्द देखिए एकता, एकता सही शब्द नहीं है, सही शब्द होना चाहिए एकता। यानी यहाँ ए के प्रयोग के स्थान पर ए का प्रयोग होना चाहिए। अगला शब्द है ऐनक, ऐनक अशुद्ध शब्द है। क्यों? क्योंकि सही शब्द होता है ऐनक, जहाँ ए का प्रयोग होना चाहिए। चलिए अगली अशुद्धि की ओर बढ़ते हैं जो है ओ और औ संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध शब्द लिखा है औरत, जो कि गलत है, सही शब्द होना चाहिए औरत। तो यहाँ ओ के स्थान पर औ का प्रयोग होगा। उसी प्रकार औकात अशुद्ध शब्द है क्योंकि शुद्ध होता है औकात, यानी यहाँ भी औ का प्रयोग होना चाहिए।
वैसे ही अलौकिक गलत शब्द है, अशुद्ध है, सही होता है अलौकिक, यानी यहाँ ल पे ओ की मात्रा नहीं, औ की मात्रा लगनी चाहिए। वैसे ही औस एक अशुद्ध शब्द है क्योंकि सही शब्द होता है ओस। तो जब हम ओस बोलेंगे तभी हम ओस लिख पाएंगे। तो यहाँ ओ के स्थान पर ओ का प्रयोग होना चाहिए। अगली अशुद्धि देखते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां। देखिए यहाँ आंख गलत लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ अनुस्वार का प्रयोग है जबकि आंख पर अनुनासिक का प्रयोग होना चाहिए। अगला शब्द है दांत। यहाँ देखिए अनुस्वार का प्रयोग है जबकि यहाँ भी अनुनासिक का प्रयोग होना चाहिए, तभी वह शब्द शुद्ध कहलाएगा, दांत। वैसे ही हंसना, जो लोग सामान्यतः ऐसे ही लिखते हैं जो कि अशुद्ध है, इसलिए सही शब्द है हंसना अनुनासिक के साथ। आइए आगे विसर्ग संबंधी अशुद्धियों के बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए अशुद्ध लिखा है अत, जबकि ह का उच्चारण यहाँ होना चाहिए और विसर्ग लिखित रूप में दिखना चाहिए जो कि हो जाएगा अतः। वैसे ही मूलतः यहाँ ह लिखा है जबकि ह ना लिखकर हमें यहाँ विसर्ग का प्रयोग करना चाहिए, तभी यह शुद्ध कहलाएगा और हम इसे मूलतः कह पाएंगे। वैसे ही दुशासन गलत है, सही शब्द होता है दुःशासन, तो यहाँ दु के बाद विसर्ग का प्रयोग आवश्यक है। अगली अशुद्धि देखते हैं, ड और ढ़ तथा ढ और ढ़ संबंधी अशुद्धियों के बारे में। देखिए यहाँ लिखा है ढेर। ढेर अशुद्ध शब्द है, शुद्ध होना चाहिए ढेर। यहाँ ढ और ढ संबंधी अशुद्धि उपस्थित है। उसी प्रकार मेढक गलत अशुद्ध शब्द है, सही शब्द होना चाहिए मेंढक। वैसे ही रोड, रोड सही शब्द नहीं है, यहाँ ड़ के जगह पर ड का प्रयोग होना चाहिए, तभी वह शब्द शुद्ध कहलाएगा रोड। उसी प्रकार पढ़ता अशुद्ध है, सही शब्द होता है पढ़ता, तो यहाँ भी ड़ का प्रयोग होना चाहिए। तो ये थी ड ड़ और ढ और ड़ संबंधी अशुद्धि। अब जानते हैं ब और व संबंधी भी अशुद्धियां देखने को मिलती है, उसे देखते हैं। अशुद्ध शब्द है दबाव। दबाव कोई शब्द नहीं होता है, यह निरर्थक शब्द है, सार्थक होता है दबाव, यानी व के स्थान पर हमें ब का प्रयोग करना चाहिए। उसी प्रकार लोग बोलते हैं व्रत। व्रत एक अशुद्ध शब्द है, शुद्ध होता है व्रत, यानी यहाँ ब का प्रयोग नहीं व का प्रयोग होना चाहिए। वैसे ही अशुद्ध शब्द है बन। बन नहीं होता, सही शब्द होता है वन, तभी वह शुद्ध कहलाता है। आइए अब जानते हैं श, श और स संबंधी अशुद्धि। लोग अमावस्या कहते हैं जबकि सही शब्द होता है अमावस्या, यानी यहाँ आधा श के स्थान पर आधा स का प्रयोग होना चाहिए। उसी प्रकार लोग श्वसुर का प्रयोग करते हैं, श्वसुर का उच्चारण करते हैं, जबकि सही उच्चारण होना चाहिए ससुर, तो यहाँ भी श के स्थान पर स का प्रयोग होना चाहिए। वैसे ही अवकाश एक अशुद्ध शब्द है क्योंकि यहाँ स नहीं श होना चाहिए, तभी वह शुद्ध कहलाएगा और उसका उच्चारण होगा अवकाश। वैसे ही कलश एक अशुद्ध शब्द है, स के स्थान पर श का प्रयोग होना चाहिए, तभी वह शुद्ध होगा और बनेगा कलश। तो ये थी श, श और स संबंधी अशुद्धि। चलिए अगली अशुद्धि देखते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण संबंधी। तो पहले हम जान लेते हैं अल्प प्राण के बारे में। अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? व्यंजन वर्ग में पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, जबकि महाप्राण होता है दूसरा तथा चौथा वर्ण। यानी अगर हम क वर्ग को देखें तो उसमें अल्प प्राण होगा क, ग और अंग, जबकि उस वर्ग में महाप्राण होगा ख और घ। आइए अब इन्हीं अशुद्धियों को जानते हैं। देखिए शब्द है घनिष्ठ, जबकि ट के स्थान पर
ठ यानी महाप्राण का प्रयोग होना चाहिए और शुद्ध शब्द होता है घनिष्ठ। वैसे ही धोखा, यहाँ देखिए क यानी अल्प प्राण का प्रयोग किया गया है जो कि अशुद्ध है, शुद्ध होना चाहिए धोखा। ख यानी महाप्राण का प्रयोग। वैसे ही झूठ गलत अशुद्ध शब्द है, सही होना चाहिए झूठ। आगे देखते हैं र संबंधी अशुद्धियों को। अब देखिए यहाँ अशुद्ध लिखा है नम्रता, जबकि सही प्रयोग होता है नम्रता, यानी यहाँ आधा र है, म के नीचे पदेन की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए। वैसे ही आर्दश गलत है, र यानी रेफ की मात्रा का प्रयोग श के ऊपर होना चाहिए, तभी होगा आदर्श जो कि एक शुद्ध शब्द है। वैसे ही असरमत एक अशुद्ध शब्द है क्योंकि रेफ की मात्रा का प्रयोग गलत स्थान पर प्रयोग किया गया है। सही शब्द होना चाहिए असमर्थ, यानी रेफ की मात्रा का प्रयोग होना चाहिए थ के ऊपर। आइए अब जानते हैं संधि संबंधी अशुद्धियों को। यहाँ शब्द है अनाधिकार। यहाँ देखिए आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है जिसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है, तो यह सही शब्द होगा अनधिकार। वैसे ही जगत गुरु एक अशुद्ध शब्द है। संधि के नियम के अनुसार यहाँ त के स्थान पर र का प्रयोग होना चाहिए, तभी यह बनेगा जगत गुरु, जो विसर्ग संधि का नियम है। वैसे ही उपरोक्त गलत अशुद्ध शब्द है, शुद्ध होना चाहिए ऊपर युक्त। आइए कुछ और अशुद्धियों को देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कृपया। कृपया अशुद्ध शब्द है, सही शब्द होता है कृपया, तो प आधा न लिखकर हमें पूरा लिखना चाहिए, वही शुद्ध कहलाता है। वैसे ही अध्ययन, अध्ययन एक अशुद्ध शब्द है, शुद्ध होता है अध्ययन, जहाँ 2 बार य का प्रयोग होना चाहिए। वैसे ही कलिष्ट अशुद्ध है, सही होता है क्लिष्ट, तो जब हम बोलेंगे सही क्लिष्ट तो हम लिखेंगे भी सही क्लिष्ट। वैसे ही जनता गलत अशुद्ध शब्द है, सही शब्द होता है जनता, तो यहाँ न का आधा प्रयोग ना होके पूरा प्रयोग होना चाहिए। तो ये हमने जानी शब्द संबंधी अशुद्धियां। आप जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, आपकी भाषा में उतना ही सुधार होगा। अब जानते हैं वाक्य संबंधी अशुद्धियों के बारे में। अब हम अनेक बार अज्ञानवश क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण या गलत अभ्यास के कारण अशुद्ध वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्यों की अशुद्धियां अधिकतर किस वजह से होती हैं? संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि। अब इन्हीं के कारण, इनके गलत या अनावश्यक प्रयोग के कारण वाक्य में अशुद्धियां नजर आती हैं। तो अब हम इन्हीं अशुद्धियों के बारे में जानेंगे। पहले हम जानेंगे संज्ञा और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों के बारे में। देखिए यहाँ अशुद्ध वाक्य लिखा है, चोर लोगों से बचकर रहना चाहिए। यहाँ चोर अपने आप में एक संज्ञा है, उसके साथ लोगों का प्रयोग यहाँ नहीं होना चाहिए। सही और शुद्ध वाक्य होगा चोरों से बचकर रहना चाहिए। वैसे ही देखिए हमने आज जाना है, यहाँ सर्वनाम का प्रयोग गलत है। सही प्रयोग होता है हमें आज जाना है। वैसे ही देखिए मैं मेरा काम कर रहा हूँ, यहाँ भी कैसी अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। सही वाक्य होना चाहिए मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगला उदाहरण देखिए, किसी ने अपना अपना काम नहीं किया, यह भी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। सही होना चाहिए किसी ने अपना काम नहीं किया। तो देखिए ये थी संज्ञा और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं लिंग संबंधी अशुद्धियों के बारे में। देखिए अशुद्ध वाक्य है, उसने संतोष का सांस लिया, जबकि सही होना चाहिए उसने संतोष की सांस ली। देखिए यहाँ का और की के प्रयोग से वाक्य अशुद्ध हो गया, जो लिंग संबंधी अशुद्धि है और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए।
देखिए यहाँ लिखा है ग्वाला बाजार गई, जबकि ग्वाला पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए उसकी क्रिया भी पुल्लिंग रूप में होनी चाहिए, इसलिए वाक्य होना चाहिए ग्वाला बाजार गया। अगला उदाहरण देखिए, नेहा बहुत आज्ञाकारी है। यहाँ आज्ञाकारी शब्द लिंग की वजह से गलत हो गया है, सही होना चाहिए नेहा बहुत आज्ञाकारिणी है, जो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। एक और उदाहरण देखिए, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, जो कि 10वें शब्द गलत लिंग का प्रयोग है, सही होना चाहिए मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो ये थी लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, यानी जब भी आप कोई वाक्य बोलें या लिखें तो इनका ध्यान जरूर रखें। आगे जानते हैं वचन संबंधी अशुद्धियों के बारे में। पहला उदाहरण देखिए, प्रेमचंद जी ने अनेकों कहानियां लिखी। अब देखिए यहाँ अनेकों शब्द में को की आवश्यकता नहीं थी। अनेक खुद में एक बहुवचन रूप है, इसलिए इसे अनेकों कहने की आवश्यकता नहीं है। सही वाक्य होगा प्रेमचंद जी ने अनेक कहानियां लिखी हैं। वैसे ही मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। यहाँ हस्ताक्षर शब्द एक ऐसा शब्द है जो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए सही रूप होगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, पेड़ों पर कौवा बैठा है। सही वाक्य होना चाहिए पेड़ पर कौवा बैठा है। एक कौवा कितने पेड़ों पर बैठ सकता है, इसलिए शुद्ध वाक्य होगा पेड़ पर कौवा बैठा है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, मैं यहाँ 4 वर्ष से रह रहा हूँ, जबकि सही वाक्य होना चाहिए मैं यहाँ 4 वर्षों से रह रहा हूँ। 4 एक से ज्यादा अंक है तो उसके साथ बहुवचन का ही प्रयोग होना चाहिए, इसलिए शुद्ध वाक्य होगा मैं यहाँ 4 वर्षों से रह रहा हूँ। आइए अब देखते हैं कारक संबंधी अशुद्धियां। पहला वाक्य है, हम आपसे कहा था, जबकि यह अशुद्ध है। यहाँ कर्ता कारक का प्रयोग होना चाहिए था, तो कर्ता कारक के प्रयोग से शुद्ध रूप होगा हमने आपसे कहा था। एक और उदाहरण देखिए, मैं होटल को जा रहा हूँ। यहाँ को परसर्ग की आवश्यकता नहीं थी। सही वाक्य होगा मैं होटल जा रहा हूँ। एक और उदाहरण देखिए, नेहा को पूछो। यहाँ भी को परसर्ग की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ होना चाहिए था नेहा से पूछो। तो ये थी कारक संबंधी अशुद्धियां। अब जानते हैं विशेषण संबंधी अशुद्धियों के बारे में। पहला उदाहरण देखिए, महेश को नया कमीज दो। अब यहाँ नया विशेषण का गलत प्रयोग है, यहाँ होना चाहिए महेश को नई कमीज दो। उसी प्रकार राम बड़ा चालाक है, यहाँ बड़ा की जगह किसी और विशेषण का प्रयोग होना चाहिए और सही विशेषण क्या है, राम बहुत चालाक है। आइए एक और उदाहरण देखिए, वो लोग वहां बैठे हैं। यहाँ वो के स्थान पर वे का प्रयोग होना चाहिए, तभी वाक्य शुद्ध होगा। तो यह वाक्य शुद्ध कैसे बनेगा, वे लोग वहां बैठे हैं। आइए अब देखते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धियों के बारे में। अशुद्ध वाक्य है, लता खाना मांगता है। यहाँ देखिए लता एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके साथ मांगता क्रिया के स्थान पर मांगती का प्रयोग होना चाहिए और शुद्ध वाक्य होगा लता खाना मांगती है। वैसे ही हम दर्शन देने आया हूँ, यहाँ आया हूँ क्रिया का गलत अशुद्ध प्रयोग है, सही प्रयोग होना चाहिए हम दर्शन करने आए हैं। एक और उदाहरण देखिए, यहाँ नहीं बैठो। यहाँ की जगह पर सही प्रयोग होगा वहां, तो सही शुद्ध वाक्य हुआ वहां मत बैठो। अब देखते हैं अव्यय संबंधी अशुद्धियों को। पहला उदाहरण देखिए, पुस्तक पर नहीं लिखो। यहाँ नहीं के स्थान पर मत का प्रयोग होना चाहिए, तो शुद्ध वाक्य होगा पुस्तक पर मत लिखो। उदाहरण देखिए,
सारी रात भर वह जागता रहा। यहाँ सारी की आवश्यकता नहीं थी। सही वाक्य होगा रात भर वह जागता रहा, और यही वाक्य का शुद्ध रूप है। एक और उदाहरण देखिए, पेड़ बड़ा ऊंचा है। यहाँ बड़ा के स्थान पर होना चाहिए बहुत, तभी वाक्य शुद्ध होगा, और शुद्ध के बाद वह क्या हो जाएगा, पेड़ बहुत ऊंचा है। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य प्रकार की अशुद्धियों के बारे में। माली पानी से पौधों को सींचता है। अब यह बहुत सामान्य बात है कि पौधों को पानी से ही सींचा जाता है। यहाँ यह बताने की आवश्यकता नहीं थी कि माली पानी से पौधों को सींचता है, तो सही वाक्य होगा माली पौधों को सींचता है। एक उदाहरण देखिए, वहां कोई लगभग 100 लोग थे। यहाँ कोई की आवश्यकता नहीं थी, कोई का अनावश्यक प्रयोग है। सही वाक्य होगा वहां लगभग 100 लोग थे। एक अंतिम उदाहरण देखते हैं, उसकी तकदीर टूट गई। तकदीर टूटती नहीं है, यहाँ टूटना शब्द का प्रयोग गलत है। सही वाक्य होगा उसकी तकदीर फूट गई। तो आज का अध्याय यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपने सारी अशुद्धियों और शुद्धियों को ध्यान से देखा होगा, और आप इसी के साथ अपना अभ्यास करते रहिए और अपनी भाषा को और शुद्ध बनाते रहिए। इसी के साथ आज का अध्याय यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपने भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप को ध्यान से सीखा और समझा होगा। इसी तरह अभ्यास करते रहिए और अपने भाषा को सही करते रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में नए विषय के साथ। धन्यवाद।